आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के बारे में। क्या बात करेंगे? बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का ये चैप्टर 1 है, यानी कि अध्याय 1 हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे इसको, और इसमें जो जो भी सब चीज याद कर लेंगे। अभी जितने ये लेखक का नाम, ये लेखक क्या थे, कैसे थे, इनकी रचना है, रचना याद करने में बड़ा दिक्कत होता है। किताब का नाम, ये लेखक कौन कौन सी किताब लिखे हैं, बड़ा एक दिक्कत होता है। देखिए ये सब इतना किताब लिखे हैं। हम आपको सिंपल ट्रिक बताएंगे जिससे आपको क्या करेंगे, यहाँ पूरा याद हो जाएगा, एकदम अंतिम तक देखिएगा ना, एकदम पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। ये रचना का भी नाम याद होगा, एकदम सिंपल ट्रिक से याद हो जाएगा, और ये सब कुछ याद हो जाएगा। तो बस इसको अंत तक आप देखते रहिए और अच्छा से समझिए। देखिए रटने से तो कुछ याद होता नहीं है, याद होगा फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो क्या करना होता है, समझना होता है। अब देखिए समझा कैसे जाता है ये आपको हम बताएंगे, कैसे समझा जाता है। तो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। क्या है? जाति प्रथा और श्रम का विभाजन। तो पहले क्या किया जाता है, आपको पता भी होगा कि पहले लेखक का नाम याद किया जाता है और लेखक के बारे में, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लेखक के नाम से और उनके रचना के बारे में, उनके जीवन के बारे में ही पूछा जाता है। क्योंकि लेखक का सबसे पहले कोई भी कहानी, निबंध देने से पहले लेखक के बारे में लिखा रहता है। शुरू में क्या रहता है, लेखक के बारे में, उसके बाद जो भी कहानी या कुछ भी लिखा रहता है। तो सबसे पहले लेखक के बारे में याद करना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा वो बात। तो सबसे पहले जाति प्रथा और श्रम विभाजन भी समझेंगे। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है। जाति प्रथा तो जानते हैं, जाति का अलग अलग जाति प्रथा, यानी जाति का जो प्रथा, अलग अलग जाति का बंटवारा चलता है। जैसे जन्म से ही लोगों को ये बता दिया जाता है कि आप किस जाति के हैं। पिता जिस जाति के हैं, बच्चा भी उसी जाति का होगा। अगर बच्चा होगा तो वो भी शुरू से निर्धारित कर दिया जाता है कि वो उसी जाति का होगा, कि कोई और काम नहीं कर सकता है, कोई और काम क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये बच्चा भी उसी जाति का होगा। ये और श्रम के विभाजन, श्रम मतलब काम होता है, काम का बंटवारा कर दिया जाता है कि बच्चा भी क्या करेगा, वही काम करेगा जो पिता काम करते थे। ये तो इसका लेखक कौन है देख लेते हैं, ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो लेखक भीमराव अंबेडकर है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जो भी भीमराव अंबेडकर को पहचानते थे, ठीक है, नहीं तो बताते हैं। ये हमारा जो संविधान लिखा गया है ना, उस संविधान के निर्माता लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अब संविधान के बारे में बता दें। संविधान एक ऐसा किताब होता है जिससे कि हमारे देश के सारे नियम कानून चलते हैं, कि प्रधानमंत्री कैसे होंगे, राष्ट्रपति क्या होंगे, ये कौन सा नियम, कोई अपराध करता है तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा, किस नियम के तहत जेल में डाला जाएगा, कौन सा अपराध होगा, अपराध किसी अपराध माना जाएगा, ये सब एक किताब में लिखा हुआ है। एक किताब में क्या हुआ है, लिखा हुआ है, उसी को संविधान बोलते हैं। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। लागू कब किया गया था? 1950 में 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और संविधान को लिखा किसने था? इन्होंने नहीं लिखा था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म देख लेते हैं। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। ये जन्म याद रखना है। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश जानते हैं भारत में कहाँ पर है? देखिए भारत का यहाँ पर मैप बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये भारत का मैप हो गया ना, तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है? ये बीच में है। बीच में कहाँ है? क्या है? मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू जगह का नाम है, और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 को। अब इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी, ये पढ़े कैसे थे, क्या हुआ था? प्राथमिक शिक्षा अपने जगह पर जहाँ महू में रहते थे वहीं से प्राथमिक शिक्षा हुई थी। लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बाद इनको क्या हुआ कि बड़ौदा नरेश, वहां पर बड़ौदा नरेश का मतलब जानते हैं? राजा। वहां के राजा ने इनको उनके प्रोत्साहन पर ये कहाँ गए पढ़ने के लिए? न्यूयॉर्क। कहाँ पर पढ़ने के लिए गए? शुरू से प्रारंभिक शिक्षा जो थी वहीं पर हुई, बड़ा ये महू में हुई। उसके बाद बड़ौदा के नरेश जो थे, जैसे उस समय राजा होते थे। ये कब का बात है? ये उनका 1891 में जन्म हुआ था, तो उसके बाद की बात है। तो उस समय राजा होते थे। आपको पता है 1947 हमारे देश को आजाद होने से पहले राजा शासन करते थे। अब आप नहीं, अंग्रेज शासन करते थे। तो अंग्रेज का शासन था, लेकिन राजा भी थे और अंग्रेज भी। कुछ जगह मतलब बहुत सारी जगहों पर राजा और अंग्रेज दोनों मिलकर शासन करते थे। दोनों मिलकर क्या करते थे? शासन करते थे। तो उस समय राजा प्रोत्साहन देते। इस समय कौन देता है? इस समय सरकार। कोई भी बच्चा अगर पढ़ने में तेज हो तो उसको दिया जाता है पैसा, और आगे पढ़ने के लिए क्या करने के लिए? प्रोत्साहन राशि दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो उस समय कौन देते थे? राजा।
अगर अच्छा कोई बच्चा पढ़ने में, अब सब राजा नहीं देते थे, जो भी अच्छे राजा होते थे क्या करते देते थे। तो बड़ौदा नरेश ने इनको देखा कि ये बहुत पढ़ने में तेज बहुत पढ़ने में थे, तो इनको क्या किया बड़ौदा नरेश कहा कि ठीक है हम आपको प्रोत्साहन देंगे, मतलब पैसा देंगे और आप जाइए पढ़िए, जितना पढ़ना है पढ़िए। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे, न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क है कहाँ जी, अभी अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका, नाम तो जानते ही होंगे ना अमेरिका का। और उसके बाद न्यूयॉर्क से पढ़ने के बाद ये लंदन पहुंच गए। लंदन कहाँ पर है, ये इंग्लैंड, बोलते हैं ना लंदन जाइएगा, तो ये लंदन पहुंच गए थे, इंग्लैंड। कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे। पहले न्यूयॉर्क अमेरिका में पढ़ लिए बढ़िया से, उसके बाद कहाँ पर गए, लंदन में किस चीज की शिक्षा लेने गए थे पता है आपको, विधि की शिक्षा लेने गए थे। विधि मतलब समझते हैं, नियम कानून की शिक्षा लेने गए थे। क्योंकि 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे, तो और सारे नियम कहाँ से बनकर आते थे, इंग्लैंड से ही सारे नियम बनकर आते थे। क्योंकि अंग्रेज कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और सारे नियम कहाँ से बनकर आते थे, इंग्लैंड से। जो नियम बन गया वो बन गया, वही भारत में लागू होगा नियम, वही उसी नियम से चलना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर गए, इंग्लैंड में, ताकि वहां से सारे नियम समझ ले कि भारत में कौन कौन से नियम लागू होते थे, क्या होता है। नियम कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ पर गए, लंदन में। उसके बाद भारत लौटे। क्या हुआ, उसके बाद भारत लौटने के बाद कुछ समय तक ये वकील रहे, क्योंकि नियम कानून जानते ही थे। कुछ समय तक ये वकालत किए। उसके बाद देखे कि समाज में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। उन्होंने समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। और ये जब न्यूयॉर्क, अमेरिका और लंदन से पढ़कर लौटे तो इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या बनकर लौटे। देखिए क्या क्या, इतिहास मीमांसक बनकर लौटे, यानी कि इतिहास के बारे में इनको बढ़िया जानकारी हो गई थी। इतिहास के बारे में, क्योंकि किसी भी देश के बारे में जानने के लिए उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई भी राजा किसी दूसरे राजा पर लड़ाई करने जाता था पहले, तो उसका इतिहास जान लेता था। मान लीजिए राजा है, 2 राजा है, ध्यान समझिएगा, एगो ये राजा है और ये राजा है, 2 राजा है। ये राजा को इससे लड़ना है, ठीक है, इस राजा को इस राजा से लड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा, इसके इतिहास के बारे में, कि ये राजा कितना ताकतवर है, कितना इसके पास सैनिक है, कौन कौन से हथियार रखा है। नहीं कि डायरेक्ट जाकर यहाँ पर लड़ाई कर दीजिएगा तो हरा कर भेजेगा, उधर से क्या करेगा, हरा कर ये भी कब्जा कर लेगा, जो भी हिस्सा है वो भी। क्योंकि किसी से लड़ने से पहले उसके बारे में जानना पड़ता है कि उसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। तो ताकत जानिएगा तो उसके इतिहास के बारे में जानिएगा ना, कि ये राजा कौन है, किससे किससे युद्ध लड़ चुका है, किससे किससे जीता है, किससे हारा है। इतिहास जानना जरूरी होता है ना, तभी न लड़ पाइएगा, तब न जान पाइएगा हाँ इसकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, तब न हरा पाइएगा उसको, तभी। तो इन्होंने क्या किया, इतिहास के बारे में बहुत अच्छा से समझते थे और जानते थे। आगे बात विधिवेता मतलब विधि की इनको जानकारी बहुत अच्छा से थी। ये नियम कानून बहुत बढ़िया से जानते थे, नियम कानून जानने में कोई इनको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वकालत करते थे, वकील थे। उसके बाद और शास्त्री भी थे। क्या थे, और शास्त्री। देश का जीडीपी का नाम सुने, जीडीपी देश का ऊपर नीचे जाता है ना, तो महंगाई बढ़ने लगती है, फिर सामान सस्ता होने लगता है। तो ये जब जीडीपी ऊपर जाता है तो हमारे देश की स्थिति बढ़िया है, और जीडीपी नीचे आता है तो मतलब देश की स्थिति खराब है। तो ये सब मैनेज कौन करता है, देख रेख कौन करता है, देश का कितना पैसा कहाँ आएगा, कितना पैसा रोड में लगेगा, कितना पैसा रेलवे में खर्च होगा, कितना पैसा यहाँ खर्च होगा, वहां खर्च होगा, कौन देखता है ये सब। और शास्त्री तो देखते हैं। तो ये और शास्त्री थे, बढ़िया शास्त्री, समाज शास्त्री भी थे। और उसके बाद शिक्षाविद, बढ़िया से शिक्षा ग्रहण कर, धर्म दर्शन, धर्म के बारे में जान गए, सारे धर्मों के बारे में बढ़िया जान गए थे, धर्म दर्शन के बारे में जान गए थे। अब इनका संघर्ष क्या था, समाज में क्या क्या समस्याएं देख रहे थे, ये इनको समस्या इन्होंने क्या देखा था, इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये अछूत, पहले छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच में जातियों में पहले छुआछूत की भावना थी। कब की बात हो रही है, आजादी से पहले की बात हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है। आजादी से क्या है, ये पहले की, उस समय बहुत ज्यादा छुआछूत की बात थी। इस समय तो नहीं है, कहाँ है इस समय उतना, मतलब है समाज में मौजूद है, लेकिन उतना ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं है। लेकिन ये उस समय की बात हो रही है, बहुत ज्यादा छुआछूत था। ये ऊंच जाति के और निम्न जाति के, मतलब निम्न जाति के लोगों से बहुत छुआछूत लोग रखते थे। निम्न जाति के लोग हैं इसलिए छुआछूत रखते थे। तो ये क्या किए, अछूतों और स्त्रियों, यानी कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। क्या किया जाता था, ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था। ये समाज में बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था, महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने महिलाओं के लिए और अछूतों के लिए समाज में क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी और अछूतों को भी बराबर का अधिकार मिलने चाहिए। और उसके बाद मजदूरों को भी, मजदूर को बढ़िया से मजदूरी नहीं मिल पाती थी, इनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत था। तो इनके लिए भी इन्होंने क्या किया, समाज में संघर्ष किया और इनको इनका अधिकार और
सम्मान दिलाने का प्रयास किया। उसके बाद इनके 3 प्रेरक थे। प्रेरक का मतलब समझते हैं, इनको उत्प्रेरणा देने वाले। सब लोग मानते हैं ना, किसी को क्रिकेटर बनना होता है तो सचिन तेंदुलकर को अपना उत्प्रेरक मानता है, किसी को और कुछ बनना होता है तो ये बड़े बड़े लोगों को उत्प्रेरक लोग मानते हैं कि हाँ हम इनकी तरह बनना चाहते हैं, ये इनके हम बात मानते हैं, ये ऐसा। तो इन्होंने भी, इनके भी 3 प्रेरक थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। याद रखना है, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। और ये भी याद रखना है कि इनके लिए संघर्ष किए थे, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के लिए। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के लिए। और इनके 3 प्रेरक बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। निधन इनका हुआ था दिसंबर 1956 को। कब हुआ था? दिसंबर 1956 की इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुआ था? ये दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी दिसंबर 1956 को। तो इनके बारे में बढ़िया समझ लिया, हमें लगता है कोई इनके बारे में डाउट नहीं होगा। ये क्या थे शुरू में? ये जाति प्रथा के लेखक हैं। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। शिक्षा न्यूयॉर्क और ये लंदन में ग्रहण की उपलब्धियां भी बता दिए, इनके बारे में बता दिए, इनके प्रेरक के बारे में बता। अब इनका थोड़ा रचना याद कर लेते। बोले थे ना रचना और भाषण याद किया जाएगा, तो देखिए रचना और भाषण याद करते हैं। पहला का नाम है द कॉस्टेस इन इंडिया। देखिए ये अधिकतर इनकी इंग्लिश में ही, अंग्रेजी में ही इनकी अधिकतर रचनाएं होती थी। किस भाषा में? अंग्रेजी में। क्योंकि पढ़े कहां पर थे? न्यूयॉर्क और लंदन से पढ़े, तो इंग्लिश बहुत बढ़िया जानते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो द कॉस्टेस इन इंडिया। देखिए ये किस चीज के बारे में बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के बारे में बात करेंगे। अछूतों, अनटचेबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? छुआछूत को क्या कहते हैं? अनटचेबल कहते हैं। अनटचेबल देखिएगा, यहाँ पर होगा इधर इनका अनटचेबल्स भी लिखे हैं। तो ये, और स्त्री को क्या कहते हैं? वुमेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वुमेन्स कहते हैं। वुमेन्स मतलब औरत होती है। तो ये देखिए द कॉस्टेस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। कॉस्ट मतलब जाति प्रथा। ये जाति प्रथा के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि समाज में जाति हो, ऊपर नीचे की भावना, ऊंच नीच की भावना हो। इन्होंने किस चीज की रचना किया? जाति प्रथा। जाति प्रथा का कभी भी आएगा आपके किताब में, जाति प्रथा की यही एक है चैप्टर की, जाति प्रथा के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो ये कौन रचना करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कास्टेस मतलब क्या होता है? जाति होता है। द कास्टेस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यानी कि कास्ट मतलब क्या होता है? जाति। तो कास्ट के बारे में कौन बात करेंगे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि जाति प्रथा किसने लिखा है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन इन्होंने। आगे जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास। ये चाहते थे कि समाज में और वृद्धि विकास हो। तो ये कौन? इनकी ही रचना है। इस अधिकतर इंग्लिश में ही है, तो ध्यान से इंग्लिश समझना पड़ेगा। अगला है द अनटचेबल्स। अनटचेबल्स मतलब क्या होता है? छुआछूत। छुआछूत के बारे में कौन बात करेंगे? अनटचेबल्स कौन बात करेंगे? भीमराव अंबेडकर। वो चाहते थे कि समाज में छुआछूत बिल्कुल ना हो, ऊंच नीच की भावना बिल्कुल ना हो, तो उनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। हु आर दे? हु आर दे? वे कौन? हु आर दे? तो ये उन्हीं की रचना। हु आर क्षुद्राज? क्षुद्र किसको बोलते हैं जी? क्षुद्र जो निम्न जाति को, अधिकतर निम्न जाति को क्या बोलते थे पहले लोग? क्षुद्र बोलते थे। तो वो क्षुद्राज कौन बात करेंगे? जाति प्रथा के बारे में यही। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्हीं की तो रचना है। ये किसकी? जाति प्रथा के बारे में, छुआछूत के बारे में। और देखिए बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, यानी कि बुद्ध के बारे में भी लिखे थे। इन्हीं के ना उत्प्रेरक थे। कौन? बुद्ध। यानी बुद्ध के बारे में कौन लिखेंगे? यही। अभी तक क्या क्या हुआ? जाति प्रथा के बारे में, उसके बाद बुद्ध के बारे में, उसके बाद छुआछूत के बारे में, यानी कि अछूतों के बारे में, अछूत। उसके बाद बुद्ध एंड हिज धम्मा। बुद्ध एंड हिज धम्मा। देखिए बुद्ध के बारे में 2 हुआ ना इनका रचना। किनके बारे में? बुद्ध के बारे में यही रचना किया। अगला थॉट्स लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि लोगों का थॉट्स के बारे में क्या विचार रहता है उनका, ये उन्होंने ही रचना। द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन्स। वुमेन्स मतलब क्या होता है? औरत। और औरत का अधिकार दिलाना चाहते थे ना, ये तो औरतों के बारे में। ये वुमेन्स, इनकी रचना क्या है? द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन्स, यानी कि औरतों का क्या करना चाहते थे? ये अधिकार, तो उन्हीं की रचना है ये। इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ये बात किसके किसके बारे में हुआ है? इसमें रचना में क्या क्या इनका आएगा? रचना में नाम क्या क्या आएगा? ध्यान समझिए। कास्ट के बारे में आएगा, क्षुद्राज यानी कि ऊंच नीच वाले जो जाति प्रथा के बारे में ही आएगा, और अनटचेबल छुआछूत, और ये जो अछूत होते हैं वो, और बुद्ध के बारे में, और वुमेन्स मतलब ये बुद्ध
स्त्री, अछूत और ये जाति के बारे में। ये क्योंकि इनके था ये संघर्ष किनके लिए, अछूतों के लिए, स्त्रियों और मजदूरों के लिए संघर्ष करते थे समाज में। अब ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनका भाषण है और इसी भाषण से ये लिया गया, कौन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। क्या हुआ था ये भाषण 1936 में देने वाले थे ये भाषण, लेकिन किसी कारणवश ये भाषण नहीं हो पाया ये भाषण, तो इसको किताब के रूप में बदल दिए। क्या किए, ये किताब बना दिए और उसी में से ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन लिया गया है और इसका हिंदी रूपांतरण, ये हिंदी में नहीं था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट देख नहीं रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में एनहिलेशन ऑफ कास्ट देखिए, तो इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया, ललई सिंह यादव। ध्यान रखिएगा, ललई सिंह यादव ने क्या किया था, इसको हिंदी में रूपांतरित किया था। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा ये सब समझ में आ गया होगा, ये भी सब याद हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग जाति प्रथा और श्रम विभाजन चैप्टर भी पढ़ेंगे, इससे अगले वाले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।